सबकी प्री सेल वाली दुनिया में शहर के बीचों बीच तरह तरह की प्री सेल की भरमार थी। मुझे लगा था कि एक ट्रैवलर होने के नाते मैं एसएसएस ग्रेड की प्री सेल हासिल करूंगा, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि शुरुआत ही इतनी भयानक होगी। मेरा जन्म झुग्गी झोंपड़ी में हुआ। मुझ पर 300 लाख का कर्ज था और मुझे मिली एफ ग्रेड की मॉस्किटो मच्छर प्री सेल उत्तरी शहर की झुग्गी की एक अंधी गली के अंधेरे में मुझे एक फटे हुए बोरे की तरह लात मारकर फेंक दिया गया। एक भारी दर्दनाक आवाज गर्जना के बीच दब गई। मेरी पीठ काई से ढकी दीवार से जोर से टकराई। असहनीय दर्द तुरंत फैल गया, जिससे मेरे पास चीखने तक की ताकत नहीं बची। मैं सिर्फ अपना मुंह फाड़कर एक फटी हुई हवा जैसी आवाज ही निकाल पा रहा था। पैसे लौटाओ या फिर इस मरे हुए अंडे को खा जाओ। बोलने वाला एक गंजा हट्टा कट्टा आदमी था। उसके हाथ में एक ठोस अलॉय का बेसबॉल बैट था, जिसकी नोक से अभी भी खून टपक रहा था। उस गंजे आदमी के पीछे आधे इंसान जितना बड़ा एक अर्थ ग्रेड जेड बीस्ट आयरन स्किन्ड वाइल्ड बोर अपने खुरों से जमीन खुरच रहा था। उसकी 2 लाल छोटी आंखें जमीन पर सिकुड़े हुए लड़के को घूर रही थीं। ये उत्तरी शहर के अंडरवर्ल्ड महाजन का गोल्ड मेडल गुंडा जाओ हूं था, और मैं सिर्फ एक 18 साल का अनाथ था जिस पर 300 लाख का भारी कर्ज था और जो पूरे स्कूल का सबसे कमजोर इंसान था। बात नहीं कर रहा। जाहू आगे बढ़ा और उसने अपना पैर मेरी कलाई पर रखकर जोर से कुचला। आज तुम्हारे जागने अवेकनिंग का दिन था ना। पूरे शहर में खबर फैल गई है कि हमारे यंग मास्टर वांग ने अवेकनिंग स्टेज पर आधा घंटा लगा दिया, लेकिन आखिर में उस अंडे से जिससे यू बीस्ट निकलना चाहिए था कोई हलचल नहीं हुई। यहां तक कि उसे मरा हुआ भ्रूण घोषित कर दिया गया। मैं कीचड़ में पड़ा रहा, अपने दांत कसकर भींचे रखे और एक शब्द भी नहीं बोला। मेरी आंखें सीधी जाओहू के गले पर टिकी थीं। अभी भी वही पुराना नाटक। मुझे तेरी ये नजर सबसे ज्यादा नापसंद है। जाओहू भड़क गया। उसने तेजी से अलॉय बैट उठाया। जब पैसे नहीं हैं और तू किसी काम का भी नहीं है तो तेरी इस जान की भी कोई कीमत नहीं बची। तेरे अंग निकालकर ब्लैक मार्केट में बेच दूंगा, शायद कुछ तो वसूली हो जाए। आयरन स्किन्ड वाइल्ड बोर को अपने मालिक की हत्या की नीयत का एहसास हुआ। उसने एक उत्साहित घुर्र घुर्र की आवाज निकाली और अपना सिर नीचे करके मेरी तरफ टकराने के लिए बढ़ा। ठीक उसी पल मेरी गोद से वो सलेटी रंग का पत्थर जैसा अंडा फिसलकर बाहर गिर गया। जाओहू की लाठी का वार मेरे घुटने को तोड़ने के लिए था, लेकिन वो मेरे माथे को छूती हुई निकल गई, जिससे मांस का एक बड़ा टुकड़ा छिल गया। लाल खून ठीक उसी सलेटी पत्थर के अंडे पर जा गिरा। खून नीचे फिसलने के बजाय किसी स्पंज में पानी की तरह तुरंत उस सूखे अंडे के छिलके द्वारा लालच से सोख लिया गया। एक ठंडी मशीनी आवाज अचानक मेरी धुंधली होती चेतना की गहराइयों में गूंज उठी। मैंने अपनी आंखें फाड़कर देखा। कीचड़ में गिरा वो मरा हुआ अंडा अचानक एक बेहद अजीब और खौफनाक लाल रोशनी फेंकने लगा। जाओहू ने जमीन पर हो रहे इस बदलाव पर ध्यान नहीं दिया। वो क्रूरता से मुस्कुराते हुए आयरन स्किन्ड वाइल्ड बोर को निर्देश दे रहा था कि वो अपने नुकीले दांतों से मेरा पेट फाड़ दे। आयरन स्किन्ड वाइल्ड बोर दहाड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ा। उसके नुकीले दांत मेरे पेट से आधे मीटर से भी कम दूरी पर थे। ठीक उसी पल वो पत्थर का अंडा पूरी तरह से टूट गया। कोई आसमान छूती रोशनी का खंभा नहीं था, कोई दिव्य जीव का आगमन नहीं हुआ। बस एक नाखून के बराबर छोटा सा काले और लाल रंग का जीव चुपचाप अपने पंख फड़फड़ाते हुए बाहर निकला। वह एक मच्छर था, यहां तक कि थोड़ा कुपोषित सा दिखने वाला मच्छर। इसे मार डालो, मैंने अपने मन में पहला आदेश दिया। वो छोटा सा मच्छर हवा में एक लाल रेखा बनाते हुए इतनी तेजी से उड़ा कि उसे नंगी आंखों से देखना मुश्किल था। उसने आयरन स्किन्ड वाइल्ड बोर की लोहे जैसी सख्त पीठ पर हमला करने के बजाय एक सूक्ष्म मिसाइल की तरह सीधे उस जंगली सुअर के असुरक्षित कान के छेद में प्रवेश किया। भागता हुआ आयरन स्किन्ड वाइल्ड बोर अचानक थम गया। उसकी खूंखार आंखों में अचानक गहरा खौफ भर गया। वो पागलों की तरह अपना सिर हिलाने लगा और दर्दनाक चीखें निकालने लगा। क्या हुआ लान्या, तू क्या पागल हो गया है? जाओहू घबरा गया। उसने मेंटल लिंक के जरिए अपने यू बीस्ट को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ असीम दर्द और दिमाग के पिसने की तबाही का एहसास हुआ। महज 3 सेकंड के भीतर रक्षा के लिए मशहूर ये अर्थ ग्रेड आयरन स्किन्ड वाइल्ड बोर अपने 7 छेदों से काला खून बहाने लगा। उसका विशाल शरीर किसी ढहती हुई इमारत की तरह जमीन पर गिर पड़ा। तूने क्या किया? जाओहू के हाथ में थमी बैट कांपने लगी। वो अविश्वास से जमीन पर पड़ी लाश को देखने लगा, फिर धीरे धीरे कीचड़ से उठते हुए मुझे देखने लगा। तूने कौन सा गुप्त हथियार इस्तेमाल किया? मैंने ठंडी हंसी हांसते हुए कहा। गुप्त हथियार? फिर मैंने अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली उठाई। एक काला लाल मच्छर सुंदरता से मेरी उंगली पर आ बैठा और धीरे धीरे अपने पंख साफ करने लगा। इसका नाम मिंघे है और ये मेरा यू बीस्ट है।
जाओ हूं की आंखें फटी की फटी रह गईं, जैसे उसने दुनिया का सबसे बकवास मजाक सुन लिया हो। लेकिन सामने पड़ी लाश उसे हंसने नहीं दे रही थी। मच्छर? एफ ग्रेड का मच्छर? असंभव। एक मच्छर आयरन स्किन्ड वाइल्ड बोर की रक्षा को कैसे भेज सकता है? क्योंकि तू बेवकूफ है। मेरी आवाज रूखी थी, जिसमें हाल ही में जगे जुनून की कमजोरी थी। अगर दिमाग में एक सुई भी घुस जाए तो भगवान रूपी ड्रैगन को भी मरना ही पड़ेगा। डी ग्रेड जीव आयरन स्किन्ड वाइल्ड बोर को मारा। 50 इवोल्यूशन पॉइंट्स प्राप्त हुए। होस्ट की वर्तमान स्थिति: गंभीर रूप से घायल। तुरंत ऊर्जा पूर्ति की सलाह दी जाती है। सुझाव: ब्लड थिर्स्टी मॉस्किटो खून के लिए भूखा है। मैंने अपनी उंगली पर बैठे हल्के चमकते मच्छर को देखा। मैं उसकी भूख को साफ महसूस कर सकता था। मैंने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और पीछे हटते हुए जाओहू को देखा। जब आ ही गए हो तो जाओ मत, मेरा मच्छर अभी भूखा है। तू पागल है, मैं तेरे साथ ही निपटूंगा। जाओहू को एहसास हुआ कि भले ही उसका यू बीस्ट चला गया हो, वह अभी भी एक हट्टा कट्टा आदमी था, जबकि मैं सिर्फ एक गंभीर रूप से घायल हाई स्कूल का छात्र। वह दहाड़ते हुए बैट घुमाकर मेरी तरफ लपका। मैं अपनी जगह पर बिना हिले खड़ा रहा, बस अपनी उंगली से एक चुटकी बजाई। जाओहू का हाथ हवा में ही जम गया। उसे लगा कि उसके गले के पास कुछ हल्का सा ठंडा लगा है, और तुरंत ही एक अकथनीय सुन्नता पूरे शरीर में फैल गई। इसके बाद हवा की नली में कुछ फांसने जैसा दम घुटने का एहसास हुआ। भारी अलॉय बैट जमीन पर गिर गया। जाओहू ने दोनों हाथों से अपनी गर्दन कसकर पकड़ ली। उसकी आंखें बाहर निकल आईं और मुंह से दर्दनाक आवाजें निकलने लगीं। उसका गठीला शरीर देखते ही देखते सूखने लगा। 10 सेकंड बाद जाओहू घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और एक सूखी हुई लाश में बदल गया। जागृत व्यक्ति अवेकनर को मारा। 10 इवोल्यूशन पॉइंट्स प्राप्त हुए। चेतावनी: वर्तमान इवोल्यूशन पॉइंट्स ग्रुप स्प्लिट मोड को अनलॉक करने के लिए अपर्याप्त हैं। शिकार जारी रखने की सलाह दी जाती है। मैं दीवार के सहारे जमीन पर फिसलकर बैठ गया और गहरी सांसें लेने लगा। मैंने अपनी उंगली पर वापस आए मच्छर को देखा, जिसका पेट अब लाल और चमकदार हो चुका था। मेरे मन में कोई डर नहीं था, बस एक जंगली हंसी थी। यह है ताकत। यह है वो ताकत जिसके लिए किसी के आगे झुकने या गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी जीभ से होठों पर लगा बारिश का पानी और खून का दाग चाटा। मेरी आंखें धीरे धीरे दीवानी होती गईं। जब तक मैं काफी जीवों को मारता रहूंगा, भले ही यह एक मच्छर हो, मैं इस दुनिया के ड्रैगन और फीनिक्स को भी अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दूंगा। मैं संघर्ष करते हुए खड़ा हुआ और बिना किसी दया के लाश को पार कर गया। टियानलन फर्स्ट यू बीस्ट एकेडमी के मुख्य द्वार पर लग्जरी गाड़ियों की भीड़ थी। सुंदर पोशाक पहने छात्र समूहों में खड़े थे, जिनके साथ उनके तरह तरह के यू बीस्ट थे। मैं एक पुरानी शेयर्ड साइकिल से नीचे उतरा। अरे ये तो हमारा मरा हुआ अंडा वाला जीनियस वांग बटियन है ना? एक चुभने वाली आवाज गूंजी। ब्रांडेड फाइटिंग सूट पहने कुछ लड़के आगे आए। उनका लीडर एक बड़े बालों वाला मोटा लड़का था, जिसका नाम लियू शंग था। वो ली याओटियन का सबसे बड़ा चमचा था और उसने सी ग्रेड का माइटी डीमन एप जगाया था। सुना है कल तूने कुछ नहीं जगाया? आखिर में हवा ही बाहर निकली। लियू कियांग जोर जोर से हंसने लगा। उसके बगल में खड़ा डीमन एप भी अपनी छाती ठोकते हुए दहाड़ने लगा। आसपास के छात्र रुक गए। उनके चेहरों पर मजाक उड़ाने वाली मुस्कान थी। ये मैंने बिना किसी भाव के अपनी साइकिल लॉक की, अपनी पलकें तक नहीं उठाई। कल रात के शिकार ने मुझे एक बात समझा दी थी। इस दुनिया में इज्जत छीन कर ली जाती है, मांगी नहीं जाती। लेकिन मैं अभी स्कूल के गेट पर हमला नहीं कर सकता था। नियम सख्त थे और किसी को मारने से एनफोर्समेंट टीम आ जाती। मेरी मौजूदा ताकत अभी राज्य की मशीनरी से लड़ने के लायक नहीं थी। रास्ता छोड़ो, मैंने ठंडे स्वर में 2 शब्द कहे। अरे बाप रे, बड़ा गुस्सा है। लियू चियांग उस ठंडे रवैये से भड़क गया। उसने हाथ लहराया और माइटी डीमन एप तुरंत एक कदम आगे बढ़ा। एक छोटे पहाड़ की तरह रास्ता रोककर खड़ा हो गया। स्कूल में जाना है? ठीक है, मेरे इस प्यारे जानवर के पैरों के नीचे से रेंग कर निकल जा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। भीड़ में ठहाके गूंज उठे। मैं रुका और थोड़ा सिर उठाकर उस 2 मीटर ऊंचे डीमन एप को देखा। मेरा दाहिना हाथ जेब में था। तर्जनी उंगली धीरे धीरे हिल रही थी। ये हमला करने की मेरी आदत थी। मिंगे मेरी आस्तीन के अंदर था। अपने मालिक की हत्या की नीयत को महसूस करके खुशी से अपने मुंह के हिस्सों को रगड़ रहा था। जब मैं ये हिसाब लगा रहा था कि डीमन एप की दोनों आंखों को फोड़ने में 3 सेकंड लगेंगे या उसकी टांगों की नसों को काटने में 5 सेकंड, तभी एक ठंडी और घमंडी आवाज ने इस नाटक को रोक दिया। लियू शियांग, रास्ता मत रोको, मेरा रास्ता गंदा हो रहा है। भीड़ तुरंत शांत हो गई और अपने आप रास्ता बना दिया। एक उड़ने वाली लग्जरी कार धीरे से रुकी। दरवाजा खुला और एक नवयुवक बाहर निकला। उसके कंधे पर एस ग्रेड की प्रीसेल हंटिंग ब्लड ड्रैगन बैठी थी। लियू चियांग ने तुरंत एक चापलूस मुस्कान पहन ली। अरे यंग मास्टर ली, मैं तो बस इस कचरे को सबक सिखा रहा था जो एकेडमी का नाम खराब कर रहा है। ली याओटियन ने अपने कंधे पर बैठी ड्रैगन को धीरे से सहलाया और कहा,
क्या शेर कभी रास्ते के आवारा कुत्तों पर ध्यान देता है? आज नए छात्रों का ट्रायल डे है। ऐसे बेकार लोगों पर अपनी ताकत मत बर्बाद करो। चलो, ये कहकर वो सीधे मेरे बगल से निकल गया। लियू चियांग ने मुझे घूर कर देखा। तेरी किस्मत अच्छी है, दोपहर के प्रैक्टिकल एग्जाम में देखूंगा तुझे। भीड़ तितर बितर हो गई। मैं वहीं खड़ा रहा और ली याओटियन की पीठ को देखता रहा। मेरे होठों पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। शेर, आवारा कुत्ते, उम्मीद है जब तुम्हारे ड्रैगन का खून सूख जाएगा तब भी तुम ये घमंड बरकरार रख पाओगे। ट्यानलन एकेडमी के पीछे का ट्रायल एरिया कम ग्रेड के जंगली जानवरों से भरा हुआ था। ये जगह नए छात्रों के अभ्यास और यू बीस्ट को खाना खिलाने के लिए थी। आमतौर पर छात्र टीमों में आते थे और टीचर्स उनकी देखभाल करते थे, लेकिन मैं अकेला ही मुख्य रास्ते से बचकर घने जंगल में घुस गया। मेरा यहाँ आने का एक ही मकसद था, अपनी सेना बढ़ाना। स्वॉर्म एक्सपेंशन सिस्टम का पैनल मेरे सामने खुला। वर्तमान मिशन, पहली जर्ग टीम बनाएं। आवश्यकता 100 इवोल्यूशन पॉइंट्स, 50 कम ग्रेड का मास। बाहर आओ। MINGHE। मैंने हाथ बढ़ाया और वो काला लाल मच्छर भन भनाते हुए बाहर निकला और मेरे चारों ओर खुशी से मैंडराने लगा। जाओ, वो तुम्हारा बुफे है। मैंने झाड़ियों में घास खा रहे एक विंड रैबिट की तरफ इशारा किया। साधारण छात्रों के लिए विंड रैबिट को पकड़ना मुश्किल था क्योंकि वे बहुत तेज होते थे, लेकिन मच्छर की दृष्टि के सामने उस खरगोश की हरकतें बहुत धीमी थीं। लाल रोशनी चमकी। विंड रैबिट अपनी गर्दन में दर्द महसूस करने से पहले संभल भी नहीं पाया। मिंघे के मजबूत मुंह ने तुरंत उसकी खाल को भेद दिया। सुन्न करने वाला जहर अंदर जाते ही खरगोश जम गया। आधा मिनट भी नहीं बीता था कि वो खरगोश जमीन पर गिर पड़ा। बहुत धीमा है। मैंने भौएं सिकोड़ी। इस तरह एक एक करके खून चूसने में ली याओटियन से लड़ने जितना इवोल्यूशन पॉइंट कब मिलेगा? सिस्टम की आवाज सही समय पर गूंजी, यही तो मैं सुनना चाहता था। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के स्प्लिट फीचर ऑन कर दिया। खरगोश के शरीर पर बैठा मिंघे अचानक जोर जोर से कांपने लगा। उसका पेट तेजी से फूलने लगा। कुछ हल्की आवाजों के साथ लाल मणि जैसे छोटे छोटे अंडे बाहर निकले। हवा के संपर्क में आते ही वे तुरंत फूट गए और मक्खी जितने छोटे वर्कर मच्छर बाहर निकल आए। भले ही वे मिंघे जितने ताकतवर नहीं थे, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा थी। मेरे चारों ओर मंडराते 11 मच्छरों को देखकर मेरी आंखों में लालच और महत्वाकांक्षा की आग जलने लगी। ये तो बस शुरुआत थी। जाओ, इस जंगल के हर जिंदा जीव का खून चूस लो। मैंने हाथ लहराया और 11 मच्छर 11 बॉम्बर प्लेन की तरह जंगल की गहराइयों में गायब हो गए। कुछ ही देर में शांत पड़ा। जंगल एक भयानक सन्नाटे में डूब गया। चाहे छेद में छिपा चूहा हो, पेड़ पर बैठा हरा सांप हो या रास्ते से गुजरता जंगली सुअर, कोई भी नहीं बच पाया। एक बड़े जानवर के लिए एक मच्छर का काटना मामूली हो सकता था, लेकिन 100 मच्छरों का एक साथ हमला एक बिन बचाव की तबाही थी। सिस्टम पैनल पर नंबर तेजी से बढ़ने लगे। आधे घंटे बाद मैं एक पत्थर पर बैठा था। मेरे पैरों के पास सूखे हुए छोटे जानवरों की लाशें पड़ी थीं और मेरे चारों ओर मच्छरों की संख्या 11 से बढ़कर 100 हो चुकी थी। ये अब सिर्फ कुछ कीड़े नहीं थे, बल्कि एक खौफनाक काली धुंध थी। यही जर्ग स्वॉर्म की सबसे डरावनी खासियत थी, स्नोबॉल इफेक्ट। जब तक खून और मांस है, वे एक न खत्म होने वाला दुस्वप्न है। बस बहुत हुआ। मैंने सिस्टम में 500 इवोल्यूशन पॉइंट्स देखकर शिकार रोक दिया। संख्या काफी है, अब क्वालिटी की जरूरत है। मैंने मात्र इकाई मिंघे को देखा। बहुत सारा खून चूसने के बाद उसका आकार थोड़ा बड़ा हो गया था। एकेस्ट ग्रेड मॉन्स्टर। मैंने आंखें छोटी की। बाहर सिर्फ F ग्रेड के छोटे जीव थे। एक स्टोन ग्रेड के लिए थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा। तभी जंगल की गहराई से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। इसके तुरंत बाद एक लड़की की चीख गूंजी, बचाओ, ये म्यूटेंट आर्मर्ड राइनो है, ये पागल हो गया है। मेरा दिल धड़का। आर्मर्ड राइनो एक ठेठ एक स्टोन ग्रेड पीक मॉन्स्टर था, जिसकी खाल बेहद मोटी थी। मिंघे के इवोल्यूशन के लिए सबसे बेहतरीन मटेरियल, जहां तक उस लड़की को बचाने की बात थी। मैंने ठंडी हांसी और खड़ा हो गया। मेरे पीछे 100 वर्कर मच्छर एक काले लबादे की तरह उड़ रहे थे। किस्मत अच्छी है, मटेरियल खुद चलकर आ रहा है। मैं किसी हीरो की तरह बचाने के लिए नहीं भागा, बल्कि एक समझदार शिकारी की तरह चुपचाप उस तरफ बढ़ा। मुझे तब तक इंतजार करना था जब तक वो गैंडा पूरी तरह थक न जाए, ताकि मैं आसानी से शिकार कर सकूं। बचाओ, कोई है। झाड़ियों से निकलकर एक लड़की बदहवास भाग रही थी। वो लिन वॉर्नर थी, जो ट्यानलन एकेडमी की मशहूर हीलर थी। जो लड़की हमेशा सबके आकर्षण का केंद्र रहती थी, वो इस समय आंसुओं से भीगी और बदहवास दिख रही थी। उसके पीछे 1 मीटर की दूरी पर टैंक के आकार का एक आर्मर्ड राइनो पागलों की तरह भागता हुआ आ रहा था। यह एक स्टोन ग्रेड पीक मॉन्स्टर जाहिर तौर पर बेहद गुस्से में था। उसकी गहरे लाल रंग की आंखों में तबाही की हवस जल रही थी। लिन वॉर्नर पूरी तरह निराश हो चुकी थी। उसका यू बीस्ट, एक प्यारा लाइट एल्फ, 3 मिनट पहले ही इस गैंडे के पैरों तले कुचलकर कीमा बन चुका था।
इस वक्त वो सिर्फ किसी चमत्कार की उम्मीद ही कर सकती थी। आर्मर्ड राइनो ने अचानक अपनी रफ्तार बढ़ाई और दूरी पलक झपकते ही घट गई। लिन वानर का पैर फिसल गया और वो सड़े हुए पत्तों से भरे गड्ढे में जोर से जा गिरी। उसने खौफ से पीछे मुड़कर देखा। स्टील की प्लेट को भी छेद देने वाला वो अकेला सींग उसकी आंखों के सामने तेजी से बड़ा हो रहा था। उसने निराशा में अपनी आंखें मूंद लीं। 1 सेकंड, 2 सेकंड, जिस दर्द का उसने अंदाजा लगाया था वो नहीं हुआ। उसकी जगह पंखों की एक भयानक और घनी फड़फड़ाहट की आवाज अचानक गूंज उठी, जिसने गैंडे की दहाड़ को भी दबा दिया। डोलिन वैनर ने कांपते हुए आंखें खोलीं और एक ऐसा नजारा देखा जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल सकती थी। गैंडे का सींग उसकी नाक से 10 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर था जब वो विशाल जीव मानो किसी अदृश्य दीवार से टकराकर अचानक रुक गया। जाने कब गैंडे का सिर नाखून के आकार के सैकड़ों हजारों मच्छरों से घिर चुका था। आर्मर्ड राइनो दर्दनाक चीखें निकालने लगा। वो इन परेशान करने वाले कीड़ों से पीछा छुड़ाने के लिए अपना भारी सिर पागलों की तरह हिला रहा था। उसने अपने सींग से जमीन पर वार किया, पेड़ के तनों से अपना शरीर रगड़ा, यहां तक कि जमीन पर लोट भी लगाया, लेकिन सब बेकार साबित हुआ। मैं पास की ही एक पेड़ की डाल पर खड़ा था, दोनों हाथ जेबों में थे और मेरी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं, जैसे किसी अखाड़े में तमाशा देख रहा कोई नवाब। पहला दस्ता, पलकों के कोमल टिश्यू पर हमला करो। दूसरा दस्ता, सांस की नली और नाक का रास्ता बंद करो। तीसरा दस्ता, कान की नली से होते हुए सीधे दिमाग पर हमला करो। मैं अपने मन में निर्देश दोहरा रहा था और मेरी उंगली ताल से पेड़ के तने पर दस्तक दे रही थी। मेरे इशारों पर वो काली धुंध किसी अनुशासित सेना की तरह काम कर रही थी। वो क्या चीज है? लिन वार्नर जमीन पर लाचार बैठी ये सब अवाक होकर देख रही थी। जो खूंखार जानवर कुछ देर पहले तबाही मचा रहा था, वह पानी में डूबते इंसान की तरह तड़प रहा था। 1 मिनट से भी कम समय में एक जोरदार धमाके के साथ आर्मर्ड राइनो का भारी शरीर जमीन पर आ गिरा, जिससे धूल का गुबार उड़ गया। वह पूरी तरह मरा नहीं था। उसके चारों पैर अभी भी झटके खा रहे थे, लेकिन उसकी खोखली आंखों की चमक गायब हो चुकी थी। मैं पेड़ से नीचे कूद पड़ा। मेरी काली हुडी हवा में फड़फड़ा रही थी। मैंने लिन वनर की तरफ देखा तक नहीं और सीधे उस तड़पती हुई लाश की ओर बढ़ा। वापस आओ! मैंने धीरे से हाथ उठाया। वो काली धुंध तुरंत तितर बितर हुई और फिर से एक काली लाल नदी की तरह मेरे चारों ओर वफादारी से चक्कर लगाने लगी। हर एक मच्छर का पेट फूला हुआ और पारदर्शी दिख रहा था, जिसके अंदर एक स्टोन ग्रेड मॉन्स्टर का उच्च गुणवत्ता वाला खून भरा था, और इन मच्छरों के बीच उनकी रानी। मातृ इकाई MINGHE गैंडे के सींग की जड़ पर बैठी थी। उसका शरीर तेजी से बदल रहा था। उच्च गुणवत्ता वाले एक स्टोन ग्रेड एसेंस ब्लड का पता चला। अवशोषण 100% पूरा हुआ। इवोल्यूशन की शर्तें पूरी हुईं। स्पीसीज एवोल्यूशन चालू है। मेरी आंखों में एक पागलपन भरा जुनून कौंध गया। मैंने साफ महसूस किया कि एक भयंकर ऊर्जा मेंटल लिंक के जरिए मेरे शरीर में लौट रही है। चटक चटक मिंगे के शरीर का काला लाल खोल टूटने और झड़ने लगा। एक दिल दहला देने वाला दबाव धीरे धीरे फैलने लगा। उसका आकार बहुत बड़ा नहीं हुआ, बस पहले से एक आकार बड़ा, लगभग एक मुट्ठी जितना। लेकिन उसके पंख अब 4 हो चुके थे, जिनके लाल किनारे चाकू की तरह धारदार थे। नई विशेषता 2, ब्लड क्रिस्टल आर्मर, रक्षा क्षमता में भारी बढ़ोतरी, साधारण आग और शारीरिक हमलों को झेल सकता है। शानदार! मैंने हाथ बढ़ाया और वो लाल मणि की तरह तराशा हुआ। ब्लड एम्परर मॉस्किटो गरिमा के साथ मेरी हथेली पर आ बैठा। तभी पीछे खड़ी लिन वनर होश में आई। वह उठने की कोशिश करते हुए मेरी पीठ को देखने लगी। उसकी आंखों में उलझन और अविश्वास था। वांग बटियन, क्या ये तुम हो? उसने इस फटे पुराने स्कूल यूनिफॉर्म को पहचान लिया था और पूरे स्कूल के उस मशहूर कचरे को भी मैं धीरे से मुड़ा। मेरी आंखों ने लिन वनर को देखा, जिसमें किसी को बचाने की हमदर्दी नहीं, बल्कि सामान को परखने जैसी ठंडक थी। इस गैंडे का सींग मुझे चाहिए। मैंने जमीन पर पड़ी लाश की तरफ इशारा किया। बाकी खाल और मांस तुम्हारा है। ये तुम्हारा मुंह बंद रखने का इनाम है। लिन वनर हैरान रह गई। अकेडमी के अघोषित नियमों के मुताबिक किसी लड़की को बचाने के बाद या तो एहसान जताया जाता था या कम से कम साथ मिलकर लड़ाई लड़ी जाती थी, है ना? अगर मरना नहीं चाहती तो मुंह बंद रखना। मैं 2 कदम करीब आया। मेरे शरीर से आती खून की बदबू ने लिन वानर को अनजाने में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जो कुछ भी तुमने अभी देखा, अगर एक शब्द भी बाहर निकला, जैसे कि ये कि मेरे पास इतने सारे मच्छर हैं, मैं रुका। मेरी उंगली पर बैठा ब्लड एम्परर मॉस्किटो एक तीखी भनभनाहट के साथ पलक झपकते ही लिन वानर के माथे के ठीक सामने हवा में तैरने लगा। तो अगली बार ये सुई सीधे तुम्हारे दिमाग के अंदर होगी। लिन वानर का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। वो तेजी से सिर हिलाने लगी। मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैंने कुछ नहीं देखा।
ये गैंडा तुमने मारा है, सारा माल तुम्हारा है। मैंने संतोष से सिर हिलाया, मुड़ा और सफाई से गैंडे का सींग काट लिया। ये चीज ब्लैक मार्केट में अच्छी कीमत पर बिक सकती थी। कुछ कर्जा चुकाने और कीड़ों की फौज को खिलाने के लिए घटिया मांस खरीदने के लिए काफी थी। मैं चला। मच्छरों की फौज काली चादर की तरह मुझे घेरे हुए जंगल की गहराइयों में ओझल हो गई। लिन वॉर्नर विशाल गैंडे की लाश के पास अकेली खड़ी रही। जमीन पर पड़ी लाश को देखकर उसे अचानक एक भयानक सच का एहसास हुआ। स्कूल का वो माना हुआ कचरा अभी महज 1 मिनट में एक स्टोन ग्रेड पीक मॉन्स्टर का शिकार कर चुका था। मौसम बदलने वाला था। टियानलन एकेडमी के सेंट्रल एरिना में जबरदस्त शोर शराबा था। ये सालाना नए छात्रों का ट्रायल टेस्ट था। विशाल गोलाकार स्टैंड्स पर सीनियर छात्र और टीचर्स बैठे थे। रिंग के बीच में रेफरी ने जोर से ऐलान किया, अगला मुकाबला क्लास 3-2 के लियू शियांग बनाम क्लास 3-9 के वांग बैट इयन। हा 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 हा, स्टैंड्स पर ठहाके गूंज उठे। वांग बटियन वही बदकिस्मत लड़का ना जिसके अंडे से कुछ नहीं निकला। सुना है उसे एफ ग्रेड का मच्छर मिला है। क्या इस मैच की जरूरत भी है? रेफरी को सीधे फैसला सुना देना चाहिए। समय क्यों बर्बाद करना? लियू चियांग का माइटी डीमन एप तो सी ग्रेड का स्ट्रेंथ टाइप यू बीस्ट है। वो एक घूंसे में उस लड़के को कबाड़ बना देगा। अखाड़े के मजाक के बीच लियू चियांग घमंड से रिंग में उतरा। उसके पीछे खड़ा माइटी डीमन एप 2.5 मीटर ऊंचा था, जिसकी मांसपेशियां उभरी हुई थीं। वो अपनी छाती ठोकते हुए धूल उड़ा रहा था। ओए कचरे! लियू कियांग ने अभी तक रिंग में न आए टनल की तरफ चिल्लाकर कहा, अगर डर लग रहा है तो घुटनों पर गिरकर 3 बार माथा टेक और मेरे पैरों के बीच से निकल जा। आज मेरा मूड अच्छा है, तुझे बिना अस्पताल भेजे छोड़ दूंगा। सुरंग के अंधेरे से साफ और शांत कदमों की आवाज आई। मैं बाहर निकला, हाथ जेबों में थे। धूप मेरे पीले पड़े चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे एक अजीब सी बेपरवाही झलक रही थी। रेफरी, क्या शुरू कर सकते हैं? मैंने लियू कियांग की तरफ देखा तक नहीं, बस सिर उठाकर रेफरी से पूछा। रेफरी ने औकात न समझने वाले इस रवैये पर नापसंदगी से भुएं सिकोड़ी। दोनों अपनी जगह पर आ जाओ। नियम सीधे हैं। एक पक्ष के हार मानने या लड़ने के काबिल न रहने पर मैच खत्म होगा। जानबूझकर अपंग बनाना या मारना सख्त मना है। शुरू करो, मरने के लिए तैयार हो जा। नजरअंदाज किए जाने से भड़का लियू कियांग दहाड़ा, माइटी डीमन एप, इसे मसल दे। रॉक क्रशिंग फिस्ट। माइटी डीमन एप तोप के गोले की तरह आगे झपटा। उसके विशाल घूंसे पर पीली रोशनी चमक रही थी और हवा का भारी दबाव सीधे मेरे चेहरे की तरफ आया। अगर यह घूंसा लग जाता तो इंसान तो क्या, ग्रेनाइट का पत्थर भी चकनाचूर हो जाता। स्टैंड्स पर बैठी लड़कियां चीख पड़ी। वीआईपी सीट पर बैठा ली याओटियन हाथ में वाइन का गिलास लिए घमंड से मुस्कुरा रहा था। बेकार का ड्रामा। लेकिन अगले ही पल सब जम गए अपनी तरफ आते उस पहाड़ जैसे घूंसे के सामने। मैं हटा नहीं। मैंने बस अपना सिर थोड़ा सा तिरछा किया और चुटकी बजाई। एक लाल बिजली की लकीर अविश्वसनीय रफ्तार से हवा को चीरती हुई निकल गई। माइटी डीमन एप का घूंसा मेरी नाक से बस 1 इंच दूर था, लेकिन वो रुक गया। उसका विशाल शरीर हमले की मुद्रा में ही जम गया, पर उसकी खूंखार आंखों में पल भर में खून की नसें उभर आईं। उसने दहाड़ने के लिए मुंह फाड़ा, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। धड़ाम! माइटी डीमन एप के दोनों घुटने टेक गए और वो मेरे सामने गिर पड़ा। उसके माथे के ठीक बीच में एक छोटा सा लाल बिंदु था। यह है तुम्हारा सी ग्रेड यू बीस्ट? मैंने अपने सामने घुटने टेके विशाल जीव और दूर डरे सहमे खड़े लियू चियांग को देखा। एक चमकदार लाल रोशनी वाला मच्छर डीमन एप के सिर के पिछले हिस्से पर हवा में तैर रहा था। उस एक पल में ब्लड एम्परर मॉस्किटो ने सुपरसोनिक स्पीड से डीमन एप के माथे को छेदा, उसके नर्वस सिस्टम को पलक झपकते ही तबाह किया और सिर के पीछे से बाहर निकल आया। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। जो लोग अभी मजाक उड़ा रहे थे वे मुंह बाए खड़े थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। यहाँ तक कि वीआईपी सीट पर बैठे ली याओटियन के हाथ से वाइन का ग्लास छूटते छूटते बचा। वो तेजी से खड़ा हुआ और उस लाल मच्छर को घूरने लगा। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वो मच्छर है? नहीं, ये रफ्तार और ये ताकत। रिंग पर मैं धीरे से नीचे बैठा और माइटी डीमन एप के ठंडे पड़ चुके चेहरे को थपथपाया। देखा, इतने बड़े शरीर का क्या फायदा? मैं खड़ा हुआ, मेरी नजर पूरे मैदान पर घूमती हुई आखिर में पीले पड़े लियू शियांग पर टिकी। क्या अभी भी मुझे तुम्हारे पैरों के नीचे से निकलना है? लियू शियांग की टांगों ने जवाब दे दिया और वह जमीन पर गिर पड़ा। मैं हार मानता हूं। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। रेफरी ने कांपती आवाज में ऐलान किया, विजेता क्लास 3-9 का वांग बैटियन। मैं मुड़ा और चला गया। न कोई जश्न, न कोई फालतू बयानबाजी, क्योंकि ये तो बस शुरुआत थी। मुझे ऐसी छोटी जीत नहीं चाहिए थी। मैंने अपनी जेब में रखे वाइल्डरनेस ट्रायल एप्लीकेशन फॉर्म को छुआ। असली मैदान तो वो था। रात होते ही टियानलन सिटी के किनारे पर स्थित 7 मिलिट्री ब्लॉकेड जोन, ब्लड मिस्ट वेस्टलैंड सामने था। कंटीली तारों और वॉच टावर के बीच सर्च लाइट्स की रोशनी घूम रही थी।
ये इंसानी सभ्यता और जंगली जानवरों की दुनिया की सीमा थी। तारों के पार फैला हुआ अनगिनत घना जंगल था, जहां हमेशा जहरीली लाल धुंध छाई रहती थी और अनगिनत खूंखार जीव रहते थे। साधारण छात्रों के लिए यह मना किया गया इलाका था, लेकिन मेरे लिए यह जन्नत थी। एक सैन्य ट्रक रुका और दर्जनों हथियारों से लैस छात्र नीचे कूदे। ये पहली परीक्षा पास करने वाले बेहतरीन छात्र थे, जो यहाँ 3 दिनों के ट्रायल के लिए आए थे। ज्यादातर के चेहरों पर घबराहट और उत्साह था, सिवाय मेरे, जो खाली बैग टांगे कोने में खड़ा था। अरे, ये तो हमारा वन शॉट किंग है ना? एक चुभती हुई आवाज आई। ली याओटियन अपने चमचों के साथ आगे बढ़ा। सुना है तुमने अपनी सारी जमा पूंजी से घटिया कच्चा मांस खरीदा है? ली याओटियन ने मेरे पैरों के पास पड़े एक बड़े बोरे को देखा। क्यों? अंदर जाकर बारबेक्यू पार्टी करने की तैयारी है? मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, बस झुककर 50 किलो भारी बोरे को उठाया। हटो, मैंने ली याओटियन के कंधे को धक्का दिया और सीधे ब्लॉकेड जोन के गेट की तरफ बढ़ा। ली याओटियन के चमचे हमला करने ही वाले थे कि उसने उन्हें रोक दिया। उसने मेरी पीठ को देखते हुए खूंखार नजरों से कहा, जल्दी मत करो, जंगल में किसी का मरना आम बात है। अंदर जाने दो, उसे मारने के बहुत मौके मिलेंगे। आधे घंटे बाद मैं वेस्टलैंड में 5 किलोमीटर अंदर पहुंच चुका था। मैंने सभी मुख्य रास्तों और जानवरों वाले इलाकों को छोड़ दिया था और जानबूझकर दलदल और जहरीले कीड़ों से भरे अंधेरे इलाकों की तलाश की। यही जगह है। मैं सड़ी हुई जड़ों से घिरे एक दलदल के पास रुका। बाहर आओ मेरे बच्चों! मैंने बड़ा बोरा खोला और सैकड़ों किलो बदबूदार मांस और अंग दलदल में बहा दिए। खून की बदबू फैलते ही मेरी आस्तीन और कॉलर से मच्छरों का झुंड बाहर निकल आया। इस वक्त मेरे मच्छरों की संख्या 500 तक पहुंच चुकी थी। सब खाओ, तेजी से संख्या बढ़ाओ, मैंने सर्वोच्च आदेश दिया। अगर कोई बाहरी इंसान यह देखता तो उसे बुरे सपने आने लगते। 500 मच्छर उस सड़े मांस पर टूट पड़े और खून चूसने लगे। जैसे ही ऊर्जा अंदर गई, उनके पेट चमकने लगे। ये और डिवाइड होने का इशारा था। मिंगे हवा में तैरती हुई कम फ्रीक्वेंसी की तरंगें छोड़ रही थीं, जिससे पूरे झुंड के मेटाबॉलिज्म की रफ्तार बढ़ रही थी। लेकिन असली बात ये नहीं थी। मैं इस समय सिस्टम के एक नए ऑप्शन को देख रहा था। विशेष पर्यावरण का पता चला, स्वाम्प टॉक्सिक मिस्ट। क्या आप 200 इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके एनवायरमेंटल अडेप्टेशन म्यूटेशन शुरू करना चाहते हैं? शुरू करो, मैंने बिना झिझक के कहा। आदेश मिलते ही नए जन्म ले रहे मच्छरों में खौफनाक बदलाव होने लगा। उनका शरीर अब सिर्फ काला नहीं था, उनके पेट पर हरे रंग की एक थैली बन गई, जिसमें बेहद खतरनाक जहर बहने लगा। ये मेरी पहली रणनीतिक यूनिक। सेल्फ डिटोनेटिंग टॉक्सिक मॉस्किटो। इनकी व्यक्तिगत ताकत कम थी और ये तेज नहीं उड़ सकते थे, लेकिन दुश्मन के पास पहुंचते ही वो हरी थैली फट जाती थी और ऐसा तेजाबी जहर फैलाती थी जो लोहे को भी गला दे। सबसे बड़ी बात, इन्हें बनाना बेहद सस्ता था। थोड़े से सड़े मांस से एक मच्छर बन जाता था। एक मच्छर मतलब एक बम। मैंने चावल के दाने जितने बड़े एक मच्छर को उठाया और उसकी हरी चमक देखकर मुस्कुराया। तभी जमीन हल्की सी कांपने लगी, जैसे दूर कोई भारी ट्रक गुजर रहा हो। लेकिन कुछ ही सेकंड में कंपन बढ़ गया। दलदल के पानी में लहरें उठने लगीं और पेड़ों से सूखी टहनियां गिरने लगीं। चेतावनी! उच्च ऊर्जा प्रतिक्रिया का पता चला। उत्तर दिशा में जबरदस्त बीस्ट टाइड बन रहा है। अनुमानित संख्या 10,000 से ज्यादा। मैं तेजी से एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया और उत्तर की तरफ देखा। कुछ किलोमीटर दूर क्षितिज पर धूल का एक विशाल तूफान उठ रहा था। अनगिनत खूंखार जानवर पागलों की तरह इस तरफ भागे चले आ रहे थे। वे हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि जान बचाकर भाग रहे थे। उनके पीछे कोई और खौफनाक चीज थी जो उन्हें खदेड़ रही थी। उसी वक्त वॉकी टॉकी पर चीख पुकार मच गई, बचाओ! जोन ए में बीस्ट टाइड आ गया है। मदद भेजो यंग मास्टर ली, हमें बचाओ कमीने। बाहर का रास्ता किसने बंद किया? कम्युनिकेशन चैनल में चीखें और चीर फाड़ की आवाजें गूंज रही थीं। उस बहते हुए तूफान को देखकर कोई भी साधारण इंसान तुरंत भाग खड़ा होता, लेकिन मैं भागा नहीं। मेरी हंसी धीरे धीरे पागलपन में बदलने लगी। शानदार, बहुत बढ़िया, मैंने हाथ फैलाए, ठंडी हवा का सामना किया। मैं सोच ही रहा था कि इस थोड़े से मांस से फौज को 10,000 तक कैसे पहुंचाऊं। अब तो हजारों टन ताजा खाना खुद चलकर आ गया। मैंने नीचे देखा। दलदल में अब 5,000 मच्छर जमा हो चुके थे। हरे रंग के डिटोनेटर मच्छर और लाल रंग के वर्कर मच्छर मिलकर एक खौफनाक मौत का बादल बना रहे थे। तो फिर हम रास्ते के खिलाफ चलेंगे? मैंने उंगली से उस भागती हुई भीड़ की तरफ इशारा किया। जाओ, इस दुनिया को बताओ कि असली तबाही किसे कहते हैं। 5,000 मच्छर हवा में उठे और एक विशाल काले पंजे का आकार लेकर उस भागते हुए जानवरों के तूफान से जा टकराए। पहला टकराव दलदल के किनारे पर हुआ। सबसे आगे भाग रहा एक फ्लेम लायन कुछ समझ पाता। उससे पहले ही हजारों मच्छरों ने उसे ढक लिया। वह चीख भी नहीं पाया और पल भर में सिर्फ सफेद हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया। एक काफी नहीं है, तुम सब यहीं रहोगे।
मैं पेड़ की फुंगी पर खड़ा था और फौज को आगे बढ़ा रहा था, 1000 मीटर दूर। जान बचाकर भाग रहे छात्रों में से किसी ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी रूह कांप गई। उन्होंने एक ऐसा नजारा देखा जिसने उनकी सोच बदल दी। सस्ते कपड़ों में खड़ा मैं एक सूखे पेड़ के ऊपर हाथ फैलाए खड़ा था और मेरे पैरों के नीचे हरे और लाल रंग के बादलों की तरह चमकती काली धुंध उस जानवरों के तूफान से सीधे टकरा रही थी। क्या वो खुदकुशी करना चाहता है? वे हजारों बेकाबू जानवर हैं। लिन वानर को उसके साथी खींचकर ले जा रहे थे, लेकिन वो पीछे देखे बिना नहीं रह सकी। अगले ही पल दोनों तूफान एक दूसरे से जोरदार तरीके से टकरा गए। वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा सोचा गया था कि मैं पलक झपकते ही कीमा बन जाऊंगा। इसके उलट जानवरों के तूफान का सबसे अगला हिस्सा मानो किसी अदृश्य विशाल कीमा बनाने वाली मशीन से टकरा गया हो। पेड़ की फुंगी पर खड़ा मैं एक ठंडा शब्द बड़बड़ाया। सबसे आगे आयरनबैक ग्रे वॉल्व्स, आयरनबैक ग्रे वुल्व्स का झुंड था। उनकी लोहे जैसी सख्त खाल, जिस पर उन्हें बड़ा घमंड था, गोलियों को भी रोक सकती थी। लेकिन इस वक्त उनका सामना हरे रंग की रोशनी से चमकते सैकड़ों सेल्फ डिटोनेटिंग टॉक्सिक मॉस्किटोज से हो रहा था। छोटे छोटे धमाकों की घनी आवाजें एक साथ गूंज उठीं। हर एक टॉक्सिक मच्छर की ताकत भले ही ज्यादा न हो, लेकिन खतरनाक बात यह थी कि वे तेज तेजाबी जहर से भरे थे। विस्फोट में हरे रंग का जहरीला तेजाब चारों तरफ फैल गया। ये तेजाब आयरन बैक वॉल्व्स की आंखों, नाक के छेदों और यहां तक कि उनकी लोहे जैसी पीठ पर भी जा गिरा। वे घमंडी भेड़िए दर्द के मारे जमीन पर लौटने लगे। तभी वर्कर टीम मैदान में उतरी। मेरी उंगली के एक इशारे पर तैयार बैठे 3000 वर्कर मच्छर खून की बू पाकर भूखी शार्कों की तरह उन पर टूट पड़े। उन्हें किसी कमजोर जगह को खोजने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब पूरा शरीर ही कमजोर बन चुका था। वे तेजाब से गले घावों के रास्ते अंदर घुस गए। एक विशाल अल्फा भेड़िया हवा में मौजूद कीड़ों को चबाने के लिए मुंह फाड़ ही रहा था कि दर्जनों मच्छर उसके गले के अंदर घुस गए। 3 सेकंड 400 पाउंड वजनी वो विशाल भेड़िया जमीन पर आ गिरा। बाहर निकले उन दर्जनों मच्छरों के पेट फूले हुए थे और उनसे लाल रोशनी निकल रही थी। वे रुके नहीं, बल्कि हवा में ही उन्होंने बुन्निस स्प्लिट पूरा कर लिया। तो मेरी आंखों के सामने सिस्टम का डेटा तेजी से अपडेट हो रहा था। काफी नहीं है, अभी भी काफी नहीं है। मैं नीचे फैले उस खूनी मंजर को देख रहा था। मेरी आंखों में जरा भी दया नहीं थी, सिर्फ आंकड़ों के लिए एक पागलपन था। आगे वाले मरेंगे तो पीछे वाले उनकी जगह लेंगे। जब तक मैं नहीं मरता मेरी फौज अनगिनत है। तभी जानवरों के तूफान का पिछला हिस्सा भी आगे बढ़ा। उसमें बड़े आकार के जायंट फर्न वाइल्ड बुल्स और विंड लोटस कब्स थे। संख्या के भारी अंतर का असर दिखने लगा। अनगिनत मच्छर सांडों के खुरों तले कुचले गए और विंड लोटस कब्स की धारदार हवाओं से कटकर बिखर गए। मैंने अपनी फौज की संख्या को कुछ ही सेकंड में सैकड़ों कम होते देखा, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। थका देने वाली जंग? हा, जर्ग स्वाम को कभी थकावट से डर नहीं लगता। मैंने अपनी मेंटल पावर को उसकी सीमा तक बढ़ाया। मिंगे ने क्वींस ऑरा चालू कर दिया। ये मेरे कंधे पर बैठा मिंगे आखिरकार हरकत में आया। वह युद्ध क्षेत्र के ठीक ऊपर पहुंचा और अपने चारों पंखों को तेजी से फड़फड़ाने लगा। उसने एक ऐसी ध्वनि तरंग पैदा की जो इंसानों को सुनाई नहीं देती थी, लेकिन कीड़ों को पागलों जैसा बना सकती थी। इस ध्वनि तरंग के असर से सारे वर्कर मच्छर मानो किसी नशे में आ गए। उनकी हमले की रफ्तार 30% बढ़ गई। इससे भी खौफनाक बात यह थी कि मिंगे ने अपने लाल क्रिस्टल जैसे मुंह को खोला और एक जोरदार सांस खींची। युद्ध क्षेत्र में फैली खून की धुंध लाल लकीरों में बदलकर उसके शरीर में समाने लगी। इसके बाद उसने नीचे की तरफ अंडे देना शुरू कर दिया। वे अंडे जमीन पर गिरते ही तुरंत फूटने लगे। अगर 1000 मरे तो कोई बात नहीं, अगले ही पल 2000 पैदा हो जाएंगे। जंग से ही जंग की भरपाई करना। यही वजह थी कि पूरी कायनात की नस्लें जर्ग स्वाम को एक मना किया गया अभिशाप मानती थीं। वो क्या भला है? पास की पहाड़ी पर रक्षा की तैयारी कर रहे गार्ड टीम के कैप्टन जांग ब्याओ ने अपने हाथ का दूरबीन नीचे किया। उसने सोच रखा था कि ये 100 से ज्यादा छात्र मारे जाएंगे और वो खुद भी शहीद होने के लिए तैयार था। लेकिन अब वो देख रहा था कि जो जानवरों का तूफान सुरक्षा दीवार को तोड़ देता, उसे बीच में ही रोक दिया गया था। ये जानवरों के तूफान के बीचों बीच एक काला भंवर बन चुका था। वह भंवर किसी अथाह गड्ढे जैसा था। चाहे जितने भी खूंखार जानवर उसमें घुसते, वे गायब हो जाते थे। और उस भंवर के केंद्र में पेड़ की डाल पर एक लड़का खड़ा था। रिपोर्ट कैप्टन, उस इलाके में जीवों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ये 30,000 पार कर चुकी है। पास खड़े कम्युनिकेटर की आवाज कांप रही थी। लेकिन उस लड़के के जीवन के लक्षण बिल्कुल सामान्य हैं, बल्कि बढ़ रहे हैं। जंग ब्याओ ने अपना थूक निकला। ये किस घराने का शैतान छात्र है? इसका यू बीस्ट कोई दैवीय जीव है या कोई राक्षस? तभी जानवरों के झुंड के बीच से इंसानों की चीख पुकार सुनाई दी।
छात्रों की एक टीम जो समय पर पीछे नहीं हट पाई थी, एक विशाल चट्टान पर कुछ आवारा शैडो लेपर्ड से घिरी हुई थी। बचाओ, यंग मास्टर ली बचाओ! एक लड़की निराशा में दूर चिल्लाई। इस समय ली याओटियन सुरक्षित ऊंचाई पर पहुंच चुका था। उसने चीख सुनी, लेकिन उन खूंखार शैडो लेपर्ड्स को देखकर उसने अपने दांत भींचे और मुंह फेर लिया, जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। मजाक है क्या? ऐसे वक्त में वापस जाना सीधे मौत को गले लगाना था, लेकिन मैंने उधर ध्यान दिया। जाहिर है मैं उन्हें बचाने नहीं जा रहा था। मुझे बस उन शैडो लेपर्ड्स की खाल अच्छी लगी, जो बेहतर कीड़ों को जन्म देने के लिए सही थी। मैंने उंगली से इशारा किया। 500 मच्छर अलग होकर उड़े और उन्होंने झपटने वाले शैडो लेपर्ड्स को पलक झपकते ही घेर लिया। शैडो लेपर्ड्स को अपने पंजे चलाने का मौका तक नहीं मिला। वे अपने शरीर पर मौजूद कीड़ों को मसलने के लिए जमीन पर लौटने लगे, लेकिन मच्छर हर एक छेद में घुस रहे थे। महज 10 सेकंड में नए छात्रों को डराने वाले वे लेपर्ड शांत हो गए। चट्टान पर खड़े छात्र जमीन पर ढह गए और गहरी सांसें लेने लगे। उन्होंने पेड़ से कूदकर नीचे आते हुए मुझे देखा और एहसानमंदी से कहा, शुक्रिया वांग भाई, शुक्रिया जो तुमने हमारी जान बचाई। आज से तुम हमारे बड़े भाई हो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। मैं ठंडा होकर आगे बढ़ा, उनकी तरफ देखा तक नहीं। मैंने झुककर एक शैडो लेपर्ड के शरीर को चीरा और उसके अंदर से एक काली रोशनी वाली बीस्ट कोर निकालकर जेब में रख ली। गलतफहमी मत पालो, मुझे बस ये पसंद नहीं कि कोई मेरे खाने को छुए। ये कहकर मैं मुड़ा और जानवरों के सबसे घने झुंड की तरफ निकल गया। वे छात्र एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उस इंसान की नज़र में उनमें और उन मरे हुए जानवरों में कोई फर्क नहीं था। वक्त गुजरने के साथ मेरी मच्छरों की फौज 50,000 तक पहुंच चुकी थी। वे जहां से गुजरते वहां कुछ नहीं बचता था। यहां तक कि जानवरों का तूफान भी डरने लगा था। भागते हुए जानवर अब उस तबाही से बचने के लिए खुद ही रास्ता बदलने लगे थे। मजा आ गया, बहुत बढ़िया। मैंने देखा कि सिस्टम पैनल पर इवोल्यूशन पॉइंट्स 5,000 का आंकड़ा पार कर चुके थे, लेकिन तभी जंगल की सबसे गहरी जगह से एक भयानक दबाव महसूस हुआ। वो दबाव इतना जबरदस्त था कि हवा में उड़ रहे कई कम दर्जे के वर्कर मच्छर सीधे बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। एक दहाड़ गूंजी, जैसे आसमान में बिजली कड़की हो। दूर बहती हुई जानवरों की फौज घुटनों के बल बैठ गई। वो आदर नहीं था, बल्कि उनके जीन में बसा हुआ खौफ था। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा। मेरी पुतलियां सिकुड़ गईं। उस तूफान की शुरुआत से 3 मंजिला इमारत जितना ऊंचा एक खौफनाक जीव बाहर आया। उसके शरीर पर नीली बिजलियां कौंध रही थीं। उसका हर कदम जमीन पर एक जला हुआ गड्ढा छोड़ रहा था। उसकी पीठ पर लगे कांटे बिजली की छड़ों जैसे थे और उसकी आंखें 2 सर्चलाइटों की तरह मैदान में खड़े इकलौते इंसान। यानी मुझ पर टिक गई थी। सिस्टम का लाल वार्निंग बॉक्स पागलों की तरह चमकने लगा। खतरे का स्तर बेहद घातक, तुरंत भागने की सलाह दी जाती है। ओवरलॉर्ड ग्रेड। मैंने अपने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। कोई साधारण छात्र इसे देखता तो शायद डर के मारे बेहोश हो जाता, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। इसके उलट मेरे अंदर लालच की आग जलने लगी। 5,000 इवोल्यूशन पॉइंट्स। अगर इसे मार दिया तो क्या ये 10,000 पार कर जाएगा? अगर इस चीज को खिला दिया तो मिंघे का रूप कैसा होगा? मैंने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और उस राक्षस जैसे जीव की तरफ अपनी बिचली उंगली दिखा दी। आओ बड़े जनाब, देखते हैं तुम्हारी खाल ज्यादा सख्त है या मेरे दांत ज्यादा तेज। थंडरबोल्ट टाइटन इग्वाना इस उकसावे से भड़क गया। उसकी पीठ पर लगे कांटे नीली रोशनी से चमक उठे। बिना किसी बकवास के उसने अपना सबसे बड़ा हमला बोला, कौशल! थंडरबोल्ट पुरगेटरी। उसकी पीठ से बिजली की एक मोटी लकीर निकली और हवा में फैलती हुई सामने के 500 मीटर के इलाके में बिखर गई। घनी मच्छर फौज के लिए यह तबाही जैसा था। चट चट हवा में जलने की बदबू फैल गई। मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरी 50,000 मच्छरों की मेहनत से बनाई फौज का 1/3 हिस्सा एक पल में राख बन गया। फौज का मालिक होने के नाते कीड़ों की इस भारी मौत का सीधा असर मेरे दिमाग पर पड़ा। मैंने मुंह से खून की उल्टी की। हा, वो मर गया, वो पक्का मरेगा। दूर खड़े ली याओटियन ने यह देखा तो वो खुशी से उछल पड़ा। वो थंडरबोल्ट इग्वाना है। वांग बटियन उससे सीधे टकराने की बेवकूफी कर रहा था। अब उसे भगवान भी नहीं बचा सकता। लेकिन मैंने अपने मुंह से खून पोंछा और मेरी आंखों में खूंखारपन और बढ़ गया। एरिया हमला ना? ठीक है, देखता हूं तुम इसे कितनी बार चला सकते हो। मैंने दर्द को सहा और अपने दिमाग को तेज किया। अलग हो जाओ, सब बिखर जाओ, चारों तरफ से घेरो। टॉक्सिक मच्छर, जमीन के पास उड़कर पेट पर हमला करो। वर्कर मच्छर, अपनी जान की फिक्र मत करो, सीधे उसके मुंह और नाक में घुसो। बाकी बचे 30,000 से ज्यादा मच्छर अब एक झुंड में नहीं थे, बल्कि धूल के तूफान की तरह चारों तरफ से उस पर टूट पड़े। थंडरबोल्ट इग्वाना गुस्से में अपने पंजों को हवा में चला रहा था। हर पंजे से सैकड़ों मच्छर मारे जा रहे थे।
उसने फिर से बिजली छोड़ी और एक और इलाका काला पड़ गया, लेकिन मच्छर बहुत ज्यादा और बहुत छोटे थे। ऐसे विशालकाय जीव के लिए मच्छरों को मारना तोप से मक्खियां मारने जैसा था। ताकत थी, पर सही निशाने पर नहीं लग रही थी। अब सही मौका है, खुद को उड़ा दो। जैसे ही विशालकाय जीव का पिछला हमला खत्म हुआ और अगला शुरू होने वाला था, बचे हुए हजारों टॉक्सिक मच्छर हरी मिसाइलों की तरह इग्वाना के पेट के पास पहुंचे और एक के बाद एक फटने लगे। तेजाबी जहर ने उसकी खाल को गलाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि ओवरलॉर्ड ग्रेड की रक्षा भी इस हमले के सामने टिक नहीं पाई और उसका पेट फट गया। इग्वाना दर्द से चीख उठा और जमीन पर लौटने लगा। अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं चुपचाप इग्वाना के 50 मीटर पास पहुंच चुका था। मेरे हाथ में उस गैंडे का सींग कसकर पकड़ा हुआ था और मेरी आंखें इग्वाना के फटे हुए घाव पर टिकी थीं। मिंगे, तैयार हो? मेरी आस्तीन में छिपे ब्लड एम्परर मॉस्किटो ने हल्के से पंख फड़फड़ाए। वो ताकत के इंतजार में था। उस एक सटीक वार के लिए युद्ध क्षेत्र में मच्छरों का भारी नुकसान हो चुका था। तभी थंडरबोल्ट इग्वाना ने एक बार फिर अपना मुंह खोला। वो पूरे मैदान को साफ करने के लिए बिजली की सांस छोड़ने वाला था। हमला करो, मैं दहाड़ा। लेकिन मैंने मिंगे को सीधे हमला करने नहीं भेजा। इसके बजाय मैंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। मैंने अपने हाथ के उस गैंडे के सींग को पूरी ताकत से फेंककर मारा। शरीर के सुधरने के बाद की ताकत और सटीक निशाने के साथ वो सींग एक भाले की तरह सीधा इग्वाना की आंख की तरफ गया। इग्वाना ने अनजाने में आंखें मूंद लीं और अपना सिर घुमाया। उसकी बिजली की सांस का निशाना भटक गया और वो पास की चट्टानों पर जा लगी, जिससे पहाड़ चकनाचूर हो गया। उस 0.1 सेकंड के मौके में जब उसकी पुरानी ताकत खत्म हुई थी और नई शुरू नहीं हुई थी, एक लाल रोशनी सीधे उसके पीछे के हिस्से से शरीर के अंदर घुस गई। ये सबसे गंदी रणनीति थी, लेकिन सबसे असरदार। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। यहां तक कि दूर खड़ा ली ऑटियन भी अपना पिछला हिस्सा दबाकर खौफ से देखने लगा। ये तो बहुत ही नीच तरीका है। अगले ही पल वो विशालकाय ओवरलॉर्ड जकड़ गया। उसकी आंखें बाहर निकल आईं और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले में कुछ फंस गया था। उसके शरीर के अंदर एक खौफनाक तबाही चल रही थी। अंदर घुसी मिंगे ने इग्वाना के गर्म अंदरूनी अंगों में पागलों की तरह अंडे देना शुरू कर दिया था। हजारों बच्चे उसके शरीर के अंदर दावत उड़ा रहे थे। थंडरबोल्ट इग्वाना पागलों की तरह चट्टानों से टकराने लगा, जिससे पहाड़ ढह गए। उसने अपने अंदर के कीड़ों को बिजली से मारने की कोशिश की, लेकिन इससे उसके अंदरूनी अंग और तेजी से जलने लगे। महज 1 मिनट बाद एक पूरी फौज को तबाह करने की ताकत रखने वाला वो सी ग्रेड ओवरलॉर्ड जमीन पर आ गिरा। इसके तुरंत बाद उसकी नाक, कान और मुंह से हजारों लाल मच्छर बाहर निकलने लगे। सी ग्रेड ओवरलॉर्ड, थंडरबोल्ट टाइटन इग्वाना को मारा। 5000 रिवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। दुर्लभ सामग्री प्राप्त हुई। थंडर ड्रैगन बोन, टाइटन बीस्ट कोर। मैं अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए उस पहाड़ जैसी लाश की तरफ बढ़ा। इग्वाना के शरीर से निकले मच्छर अपनी रानी मिंगे को घेरे हुए बाहर आए। उसका रूप एक बार फिर पूरी तरह बदल चुका था। उसका लाल क्रिस्टल जैसा शरीर अब गहरे बैंगनी रंग का हो चुका था। उसका आकार बड़ा होने के बजाय छोटा हो गया था। अब वो सिर्फ एक उंगली जितना लंबा था। उसके 4 पंख अब 6 हो चुके थे, जिन पर बैंगनी बिजली चमक रही थी। उसकी चूसने वाली सुई अब पारदर्शी काले बैंगनी रंग की थी। विशेषता 2, थंडर पॉइजन नीडले, जहर और बिजली का एक साथ हमला जो नर्वस सिस्टम को तुरंत सुन्न कर दे। विशेषता 3, पैरासिटिक पपेट, दुश्मन के शरीर में अंडे देकर उसे अपने वश में कर सकता है। मैंने हाथ बढ़ाया और वो बैंगनी बिजली से चमकता हुआ मच्छर मेरी उंगली पर आ बैठा। मैंने दूर भागते हुए जानवरों के झुंड को देखा और उन तथाकथित होनहार छात्रों को भी देखा जिनके चेहरे लाश जैसे पीले पड़ चुके थे। मैंने मच्छर के पंखों को धीरे से सहलाया और मंद स्वर में हंसा। लाई ऑटियन, तुम्हारा वो छोटा ड्रैगन भी बहुत ताकतवर होगा, है ना? सुबह की धुंध अभी छांटी भी नहीं थी कि टियानलन सिटी के यू बीस्ट एसोसिएशन के मटेरियल हॉल में भीड़ लग चुकी थी। ये वो जगह थी जहां शिकारी अपने शिकार को बेचकर पैसे और साधन हासिल करते थे। एक विशाल विशेष बैग जमीन पर पटक कर रखा गया। वहां बैठा अप्रेजर जांच करता चौंक गया। उसने अपना चश्मा ठीक किया और डांटने ही वाला था कि किस नए लड़के को तमीज नहीं है, लेकिन जब उसकी नजर सामने खड़े लड़के की आंखों पर पड़ी तो उसकी जबान बंद हो गई। मेरे कंधे पर एक बैंगनी काले रंग का छोटा सा मच्छर बैठा हुआ था। सब कुछ जांचो और बेच दो। मेरी आवाज रूखी थी। अप्रेजर ने झिझकते हुए बैग की जिप खोली। अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये थंडरबोल्ट टाइटन इग्वाना की पीठ की हड्डी है और ये खाल एक पूरी सी ग्रेड ओवरलॉर्ड की खाल। हॉल का शोर पल भर में शांत हो गया। अनगिनत आंखें मेरी तरफ मुड़ गईं। सी ग्रेड ओवरलॉर्ड का सामान इस शहर में बहुत कीमती माना जाता था। आमतौर पर बड़े मर्सिनरी ग्रुप जान जोखिम में डालकर इसका थोड़ा सा हिस्सा ला पाते थे, लेकिन ये लड़का पूरा का पूरा ढांचा उठाकर ले आया था। भगवान, वो कटाई देखो!
बिल्कुल साफ है। ये किस हथियार से काटा गया है? ये लड़का कौन है? पहले कभी नहीं देखा। अप्रेजर के हाथ कांप रहे थे। उसने एक मशीन निकालकर उस टाइटन बीस्ट कोर को स्कैन किया। मशीन से एक तीखी आवाज निकली और स्क्रीन पर नंबर चमकने लगे। शुद्धता 98%। थंडर एलिमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव है। ये तो कमाल का बीस्ट कोर है। छोटे भाई, इसकी कीमत कम से कम 50 मिलियन अलायंस कॉइन्स है। अगर नीलामी में गया तो 80 मिलियन भी मिल सकते हैं। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मुझे पैसों का अंदाजा नहीं था। बस इतना पता था कि इससे बहुत सारा पोषण जल न्यूट्रिशन फ्लूइड खरीदा जा सकता है, जिससे मच्छरों की संख्या 1 लाख तक पहुंच जाए। रसीद बनाओ। मैंने टेबल पर उंगली पटकी। रुक जाओ। एक घमंडी आवाज दूसरी मंजिल के वीआईपी कमरे से आई। भीड़ ने रास्ता छोड़ दिया। महंगे सूट में एक ढलती उम्र का आदमी नीचे उतरा, जिसके पीछे काले कपड़ों में 4 बॉडीगार्ड थे। यह आदमी ली याओटियन जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आंखें ज्यादा खूंखार थीं, जैसे अंधेरे में छिपा कोई जहरीला सांप। वो ली फैमिली का हेड ली कंघाई था, जो यू बीस्ट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट भी था। लिया कंघाई टेबल के पास आया। उसने बिना पूछे वो टाइटन बीस्ट कोर उठाया। उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। अच्छा सामान है। थंडर एलिमेंट का ये कोर याओटियन के ड्रैगन के लिए बिल्कुल सही रहेगा। यह कहकर उसने वो कोर पीछे खड़े बॉडीगार्ड को फेंक दिया और फिर मेरी तरफ देखा। ये सामान लाई फैमिली अपने कब्जे में लेती हैं। उसकी आवाज ऐसी थी मानो वो कोई सच बता रहा हो। हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ बोलने की। ये टियानलन सिटी में ली फैमिली की ताकत थी। मैंने धीरे से अपना सिर उठाया। मेरी आंखों में मजाक उड़ाने का भाव था। कब्जे में ले रहे हो? पैसे दोगे? लाई कंघाई ऐसे हंसा जैसे उसने कोई मजाक सुन लिया हो। युवक, इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। याओटियन ने बताया कि उनकी टीम ने उस इग्वाना का ध्यान भटकाया था, तब जाकर तुमने फायदा उठाया। सच कहूं तो ये पूरी टीम का शिकार था। तुम्हारा इसे अकेले रखना गुनाह है। वो रुका और अपनी जेब से 100 रुपए का एक नोट निकालकर मेरे सामने फेंक दिया। लेकिन लाई फैमिली दिलदार है। ये 100 रुपए तुम्हारी कुली की मजदूरी है। पैसे उठाओ और यहां से दफा हो जाओ। मैंने उस नोट को देखा और अचानक हंसने लगा। मेरी छाती हंसी से कांप रही थी। कम लग रहे हैं? लाई कंघाई ने भौएं सिकोड़ी। नहीं, मैंने अपनी हंसी रोकी और हाथ बढ़ाकर 2 उंगलियों से उस नोट को उठाया। सबके सामने मेरी उंगलियों के हल्के से दबाने पर वो नोट राख बनकर उड़ गया। मैं तो बस ये सोचकर हंस रहा था कि इतनी उम्र होने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है। मैं एक कदम आगे बढ़ा। लाई कंघाई से महज आधा मीटर दूर। मेरा सामान चाहिए तो अपनी जान देकर ले जाओ। लाई कंघाई का चेहरा तुरंत खूंखार हो गया और उससे मारने की नीयत निकलने लगी। इज्जत दी तो सिर पर चढ़ रहे हो। टियानलन सिटी में ली फैमिली को मना करने की हिम्मत किसी में नहीं है जब तुम सीधे तरीके से नहीं मानते। सुनो, मुझे शक है कि ये लड़का शैतानी पंथ डीमन सेक्ट से मिला हुआ है। इसे तुरंत गिरफ्तार करो और सारा सामान जब्त कर लो। दोस्तों, हर हफ्ते और भी बेहतरीन मानवा एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो या सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, इस चैनल पर और भी बेहतरीन ओवरपावर्ड एनीमे मौजूद हैं। अगले वीडियो तक इनका आनंद लीजिए। मैंने सभी एनीमे के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं।